अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ मियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज साइफर केस में इमरान खान साहब को सज़ा हो गई है। मैं इस फैसले से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई बहुत ज़्यादा खुशी वाले आज ऐसे ट्वीट्स भी किए। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ये खुशी है या ये गम का मकाम है। हम इमरान खान साहब के हवाले से इसको नहीं देखना चाहिए, हमें इसको पाकिस्तान के हवाले से देखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, मैं ये पीपल्स पार्टी और जो मैंने कल भी बात की थी, ये पीपल्स पार्टी की ललकार पर नून लीग की खामोशी थी, तो आज नून लीग ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। तो उसके अलावा और जो झूठे यूट्यूबर्स हैं, जो जिस तरह, सबसे पहले मैं उसी मौजू पर बात करूंगा और सुप्रीम कोर्ट में जो केस की समाअत भी थी, तो उस हवाले से। और अब बाकायदा आगाज़ करने से पहले दोस्तों, आप सबसे वही दरख्वास्त है कि जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें, अब मैं उस पे आता हूँ दोस्तों। आपको मैं बार बार एक बात कहता था कि इमरान खान ने जो इकरार किया हुआ है कि साइफर मुझसे गुम हो गया, आज जज साहब ने फैसला सुनाने से पहले जब वो 342 का बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे, तो इमरान खान साहब से यही पूछा कि खान साहब साइफर कहाँ गया, क्योंकि इमरान खान साहब खुद इकरार कर चुके थे कि मुझसे गुम हो गया, इसलिए वो उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। उन्होंने जज साहब को ये ज़रूर कहा कि ये मिलिट्री सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी, तो वहाँ पर यह सवाल भी था कि क्या आपने उनको वापस दिया था। अगर एक चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ और आप मुझे वापस ही नहीं देंगे, तो वो मेरी जिम्मेदारी कैसे उसकी हिफाजत करना। खैर, साइफर का फैसला यही आना था, वो आ गया। लेकिन इसके इसका इस एक तो इस फैसले का असल फ़ायदा किसको होगा और किसे नुकसान होगा, और क्या इमरान खान साहब इस फैसले से सीखेंगे, और क्या सियासी जमातें अब भी कुछ अपनी हिकमत अमली पर गौर करेंगी, क्या वो सीखेंगी। ये मेरा आज का मौजू है। तो इस पे क्योंकि तफसीली बात करनी, इसलिए मैं पहले वो झूठे यूट्यूबर्स वाली बात कर लूँ कि ये झूठे यूट्यूबर जैसे साबिर शातिर और वो पूरी एक कैटेगरी है जो ये एक बयानिया बना रहे थे कि इमरान खान साहब को फांसी होगी, फांसी होगी, फांसी होगी। और अब जब फांसी नहीं हुई, तो साबिर शातिर ने एक ट्वीट कर दिया कि इमरान खान साहब के वकला की हिकमत अमली बहुत कामयाब रही और वो जो है ना, फांसी की सज़ा को 10 साल कैद पर ले आए। यानी जो एक झूठ बोल रहे थे, झूठा वो सनसनीखेजी फैला रहे थे, उसको 1 मिनट के अंदर अपने झूठ पे वो पर्दा डाल दिया। और इसी किस्म की समाज सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। आज काजी फायद ईसा साहब ने अच्छा किया कि जो FIA ने नोटिस जारी किए हैं वो वापस नहीं लिए। इस बार एक बार इस मुल्क में ये फैसला होना चाहिए कि ये जो सनसनी खेजी फैलाने वाले डालराना सहाफत करते हैं, क्या इन्हें खुली छूट है या इन्हें कोई लगाम डाली जाएगी, इन पर कोई कदगन होगी, इनकी कोई सरजनिश होगी। ये होनी चाहिए, वरना हमारा मुल्क कभी नहीं संभल सकेगा। ये डॉलर के लालची लोग इसी तरह सनसनी खेजी फैलाते रहेंगे और हमारे इंसाफी दोस्तों जैसे, वो मतलब उनके दिमाग में तो पता नहीं क्या ही भूसा भरा हुआ है कि वो किसी बात को समझते ही नहीं है कि वो उनके झूठ रोज सुनते हैं और फिर अगले दिन उसको फिर उनको सुनते हैं। कि भाई आप उनसे पूछें कि जो इतनी रोज़ाना गलत खबरें देते हैं, वो कहते, बल्कि आज एक स्पेस में ये बात हो रही थी और उसने एक बड़ा ही अफलातून, क्योंकि अफलातूनों की भी तो कमी नहीं है ना हमारे इंसाफी भाइयों में, उसने कहा कि खान साहब को फांसी इसलिए नहीं दी क्योंकि हाफिज साहब उनके जनाजे का बोझ नहीं उठा सकते। वो बंदा कहे यार खुदा, और जाहिल इंसान, इस जुर्म की सज़ा फांसी बनती नहीं है। फांसी तो तब होती जब खान साहब इसको जो है ना साइफर के कोड लीक करते। जो खान साहब का जो हल्का फुल्का जो जुर्म है उसकी सज़ा चंद साल बनती थी, 10 साल भी ज़्यादा है, ये 2-3 साल से ज़्यादा नहीं होती। और जो कि आगे ये खैर कम भी हो जाएगा। तो बहरहाल काजी साहब की अच्छी बात है। और अब मैं बात करूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने चंद दिन पहले, बल्कि शायद कल ही कही है बात, जिस पर सियासी जमातों को ज़रूर गौर करना चाहिए, तहरीक इंसाफ को भी गौर करना चाहिए कि हमें अपने रूल्स ऑफ बिजनेस तय कर लेने चाहिए ताकि बार बार ये जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको बार बार मदाखलत का मौका ना मिले। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को रोकने का तरीका एक ही होगा कि सियासतदान अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, ये सज़ा तो हो गई इमरान खान साहब को,
इस सदा से पहले इमरान खान साहब 7वें क्या 70वें आसमान भी होता ना, उससे भी ऊपर फिर रहे थे। क्या वो इससे कुछ सबक हासिल करेंगे? वो इलेक्शन से जब गिरफ्तार होने से पहले वो हमेशा कहते थे कि जी मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, क्योंकि खान साहब का ये ख्याल था कि वो इस कदर ज़्यादा मकबूल हैं कि उनकी गिरफ्तारी पर इस मुल्क में इनकलाब आ जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, और ये पता नहीं दुनिया में क्या क्या हो जाएगा। लेकिन आज आप देखें कि आज खान साहब को 10 साल सजा हुई है, तो कहीं वो वो कहते हैं ना कि चुमाटा भी नहीं हुआ, यानी कोई ज़रा सी कोई हलचल भी नहीं हुई। तो ये इलेक्शन के बाद, मैं जो कि पहले भी कहा था कि खान साहब इलेक्शन तक उनका भरम है, इलेक्शन के बाद वो उनका जो एक खुद साख्ता उनको जो एक ख्याल है कि पता नहीं इलेक्शन में कितनी कवाम निकल आएगी, तो उसे वो वापस आएंगे। दूसरा, वो जो ओवरसीज इंसाफी हैं, जो बड़े बुलंदो बांग दावे करते हैं, क्या अब वो 5 तारीख को या 6 फरवरी को आ रहे हैं पाकिस्तान, वो जो 70-80 लाख है, ताकि इमरान खान साहब को वो वोट इतने दिलवा सकें, वहाँ पोलिंग स्टेशन में पहुँचें और वोट दे के पता लगे कि जी कोई 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ बंदा इमरान खान के लिए है। नहीं आएंगे। ये सब के सब कागजी शेर हैं, बातों के शेर हैं, इनसे बातें करवा लो वेलों से बैठे हुए, लेकिन ये कोई अमली काम नहीं करेंगे। अमली काम करना है पाकिस्तान के लिए करें। आप सोचें, इस फैसले का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? इस फैसले का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को। ये एक कमज़ोर फैसला है, ये किसी भी वक्त रिवर्स किया जा सकता है। और ये ऐसा फैसला क्यों दिलवाया गया है? ताकि जब चाहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इसको उठा के कूड़ेदान में फेंक दे। और जब तक इमरान खान साहब से या वो राह रास्त पर नहीं आएंगे, ये फैसला रहेगा। वो इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ सकते। इमरान खान साहब ने अभी तक बेलचक रवैये का मुजाहरा किया है और अपने दिमाग में ये साबित किया है कि वो एक नाकाबिले एतबार शख्स हैं। वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को उनकी टून और होती है। तो उनके इस रवैये की वजह से कोई भी उनके साथ बैठने के लिए या उन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्हें सबसे पहले खुलम खुला अपने एतराफ़ात करने पड़ेंगे और वो अब सियासी जमातों के साथ बैठें। जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि हमें बैठना चाहिए, आप इसमें तय करना चाहिए, तो ये सियासी जमातों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब वो अपने रूल्स ऑफ बिजनेस तय करें। वो जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि मिसाके सियासत करना चाहिए इन्हें, तो अब इन्हें मिसाके सियासत कर लेना चाहिए। इन्हें आपस में बात करनी चाहिए कि कौन हुकूमत में आएगा। जो हुकूमत में आ जाए उसकी टांगें नहीं खींचनी, उसकी हुकूमत नहीं गिरानी, उसको हुकूमत करने देनी है। जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, इमरान खान साहब ने तो दरमियान में आके लुच्च तला है कि जिसकी वजह से ये सब खराबी और ये बिगाड़ पैदा हुआ, जिसका नुकसान सरासर मुल्क को हुआ है। अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत इतनी ज़्यादा है और ये इलेक्शन इतने शफाफ हैं कि अगर कोई भी सियासी जमात मुहिम ना चलाए तो सबको पता है कि नून लीग ने हुकूमत में आना है। और वज़ीर आज़म कौन है ये शायद मुझे और आपको तो अबहाम होगा, लेकिन जिन्होंने लाना है उन्हें कोई अबहाम नहीं है कि किसने वज़ीर आज़म बनना है और कैसे बनना है। तो अब हमारी इन सियासी जमातों को चाहिए कि ये आपस में बैठकर एक चार्टर तैयार कर लें, उस पर राज़ी हो जाएं। इमरान खान साहब को 8 फरवरी के बाद अपने रवैये पर गौर करना चाहिए और अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए और सियासी जमातों के साथ बाकायदा मुज़ाकरात करने चाहिए ताकि मुल्क में इस्तेहकाम आए। वो जब उनको ये होगा कि वो वाकई बेहतर हो गए हैं और अपनी बात पर कायम रहेंगे, तो फिर उनके साथ मुज़ाकरात भी होंगे, उनकी बात भी सुनी जाएगी। 2024 इसमें गुजर जाएगा, वो सियासत के लिए 10 साल नाअहल भी हो जाएंगे, लेकिन उन्हें वो एक सियासी क़यादत हैं, मुल्क में उनका वोट बैंक है, उन्हें चाहिए वो पाकिस्तान का सोचें और सियासी जमातों के साथ बैठकर बात करें, फिर ही हम आगे चलेंगे। आपस में मिसाके सियासत करें, मिसाके सियासत करें, इसी में पाकिस्तान का फ़ायदा है। और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान से मुखलिस है। मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कोई गलत नहीं कहता, लेकिन उन्हें के साथ भी बैठकर बात करनी पड़ेगी। उन्हें भी ऑन बोर्ड रखकर आप एक पॉलिसी बनाएं
تاکہ ملک میں استحکام قائم ہو اور ہمارا ملک آگے بڑھے۔ اسی میں میری بقا ہے، اسی میں آپ کی بقا ہے، اسی میں ہماری آنے والے نسلوں کی بقا ہے۔ پاکستان واقعی ترقی کر سکتا ہے اگر یہ سازشیں کرنے والے اور ٹانگیں کھینچنے والے رک جائیں۔ اب ایک چیز ضرور آج اچھی ہوئی ہے کہ کسی بھی سیاسی قیادت نے عمران خان صاحب کی سزا پر خوشیاں نہیں منائی۔ جس طرح عمران خان صاحب نے وہ کہتے ہیں یہ بچگانہ پن کا مظاہرہ کیا تھا کہ مٹھائیاں کھا رہے تھے، تصویریں ریلیز کر رہے تھے، ایسا کسی نے نہیں کیا، نہ نواز شریف صاحب نے، نہ زرداری، حتیٰ کہ انہوں نے ایسے خوشی والے بیان بھی نہیں دیے کہ جس پر وہ کوئی بہت زیادہ ہوں۔ تو یہ میرے خیال میں آج کا دن ہم سب کے لیے افسردہ ہے، کیونکہ سیاست دانوں کو تو ایک کاغذ لہرانے پر بھی سزا ہو جاتی ہے، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر بھی سزا ہو جاتی ہے، لیکن جنرل باجوہ ہو، جنرل فیض حمید ہو، جنرل ظہیر الاسلام ہو، انہیں کوئی نہیں پوچھتا۔ مبینہ طور پر آپ سب جانتے ہیں کہ جنرل ظہیر الاسلام کی ٹیپ تھی حکومت کے خلاف سازش کی، لیکن وہ آج بھی مزے سے اپنی پینشن لے رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ جنرل فیض کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، سینٹ الیکشن میں اور کھلم کھلا باتیں ہیں یہ، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے، اپنے حلف کی خلاف ورزی کی۔ جنرل باجوہ جن کے دور میں یہ سب کچھ ہوا، جن کی سربراہی میں سب کچھ ہوا، آپ ان کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ہمارا ملٹری ادارہ بہت طاقتور ہے۔ تو دوستو ہم نے ملٹری کو طاقتور رکھنا ہے، کیونکہ طاقتور فوج پاکستان کے لیے ضروری ہے، لیکن ہمیں دائرہ کار طے کرنے ہیں، رولز آف بزنس طے کرنے ہیں۔ تو جو بلاول بھٹو نے تجویز دی ہے سیاسی جماعتوں کو اب اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب الیکشن کے بعد اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں گے اور پاکستان کے لیے سوچیں گے، اور آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو آپ بھی ضرور سوچئے گا، اور ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ چلیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ میں تو آج افسردہ ہی ہوں، میں کوئی خوشی والی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی وہ کہتے ہیں نا کہ سجنا مرے تو خوشی نہ کریے، وہ پتہ نہیں کیا ہے کہتے ہیں یار، تو سجنا بھی مر جانا۔ تو بہرحال یہ آج کوئی ہے، کل کو کوئی اور ہوگا، تو بہتر ہے کہ اب آپ رولز آف بزنس طے کر لیں۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستوں مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔